बात होगी कृषि के क्षेत्र की। कितने वादे कृषि के क्षेत्र में पूरे हुए और कितनों पर अभी काम होना बाकी है। हरियाणा में बीजेपी के 8 साल की सरकार में अब तक चूंकि दूसरे कार्यकाल को मिलाकर 8 साल हो चुके हैं, तो अब तक कृषि के क्षेत्र में कितना काम हुआ और कितनी और आगे संभावना है, इस सत्र में इसका जिक्र आज हम करेंगे। और इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे कृषि मंत्री मिस्टर जेपी दलाल। जेपी दलाल जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का। साथ ही हमारे साथ इस सत्र में खास मेहमान होंगे युवा वर्ल्ड चैंपियन गौरव शर्मा। मिस्टर गौरव शर्मा, आपसे गुजारिश करूंगा आप मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ युवा वर्ल्ड चैंपियन गौरव शर्मा का स्वागत करिए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मिस्टर राजन अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज, और साथ ही मिस्टर सुंदर सोलंकी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया परग। और लगातार इस कॉन्क्लेव के जरिए जो हमारी कोशिश है, हमारा जो मिशन है, वो यही है कि खासकर हरियाणा जिले की जो जनता है, सरकार को बड़ी उम्मीद से चुना है और सरकार ने जो वादे किए हैं और जो निभाने की कोशिश की है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं। राजन जी, कृषि मंत्री जी का स्वागत आप करें। बहुत बहुत स्वागत है जी दलाल साहब आपका। आपसे लगातार मुलाकात होती रहती है, लेकिन अभी का जो अब समय है, कोरोना के बाद सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, ऐसे में सोलंकी जी के सवाल हैं और आप थोड़ी सी तैयारी सवाल वही है, पहला एक बुनियादी सवाल है राजन जी। अमूमन कृषि मंत्री जी किसान पुत्र हैं खुद और बड़े जमींदार हैं और किसानों की समस्या और दर्द को बड़े बखूबी समझते हैं। मंत्री जी, ये लगातार केंद्र सरकार आपकी राज्य सरकार ये कहती है कि किसानों की आय दुगनी होगी, ये होगी कब? सोलंकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इंडिया न्यूज़ का करता हूँ कि मुझे आपने आमंत्रित किया और किसान के मुद्दे पे चर्चा हो रही है। आप देखेंगे जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही कि किसान का मुद्दा सेंट्रल स्टेज पे आया है। उन्होंने ही तरह तरह के काम किए हैं, चीज़ों को समझा है कि किसान की क्या समस्याएं हैं, कैसे क्या करना चाहिए। इतने सालों से पेंडिंग थी, कांग्रेस के टाइम में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसको लागू किया। किसान को साहूकार के चंगुल से निकालने का काम किया, केसीसी का। किसान के सॉइल हेल्थ वाल जो बनने थे, उसका काम किया। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किसान की हालत को करने का रोड मैप क्या है। लेकिन किसानों को अच्छा नहीं लगा मंत्री जी, सड़कों पर बैठ गए, 1 साल से ज्यादा तक बैठे रहे। अब इस चीज का इस देश में बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे संगठन हैं और हर संगठन के पास उसके लोग जुड़े हुए हैं। और ये सही है कि पिछले कोरोना के संकट के टाइम में हरियाणा में एक संकट और आया था, हमारे रास्ते बंद कर दिए थे। पानीपत के लोगों को भी बहुत समस्या थी, कुंडली का, बहादुरगढ़ का रास्ता बंद हो गया था और वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे उनको ये भ्रम हो गया था कि वो किसानों के मसीहा वही हैं, भाग्य विधाता वही हैं। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश के किसान को, जो उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने आह्वान किया था, जो बैठे हुए लोग थे, कि उत्तर प्रदेश में हराएंगे भाजपा को। और भाजपा के खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसानों के साथ लगता इलाका है, वहाँ के रिजल्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के देख लीजिए। और इन संगठनों के बहुत सारे मठाधीश थे जो उन्होंने खुद चुनाव लड़के देखा, उनके रिजल्ट आप देख लीजिए। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसद है, लोग चुन के भेजते हैं और 5 साल के लिए जो जन हितकारी काम करने के कानून बनाने का अधिकार उनको है। अपनी आवाज उठाने का अधिकार हर आदमी को है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मैं सड़क पर बैठ के अब मेरी मर्जी के कानून बनाऊंगा, ऐसा संविधान किसी को इजाजत नहीं देता। लेकिन कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि सड़क के रास्ते रोक करके, दबाव बना करके ये सिद्ध करें कि पार्लियामेंट से ऊपर वो हो गए हैं
इस चीज को लोगों ने पसंद नहीं किया। लोगों ने अल्टीमेटली यही फैसला दिया है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, इतना पहले कभी नहीं हुआ। किसानों के लिए जो नीतियां हैं बनाई हैं उतनी पहले कभी नहीं हुई। सही दिशा है और इसका किसानों को लाभ हो भी रहा है। लेकिन वो तो राजन। वापस हो गए तीनों, जिसकी वजह से किसान बैठे थे। माफी मांगनी लेकिन- पड़ी प्रधानमंत्री जी को। नहीं, वो अलग बात है। उससे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है। एक सेकंड, राष्ट्र के हित, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र के हित में अब आप 1,00,000 आदमी, 50,000 आदमी, 20,000 आदमी कहीं बैठ जाएं जी, और 1 साल तक वो अव्यवस्था फैलाए रखें, तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल था, बड़पन था कि उन्होंने कहा भैया कि आप छोड़िए इस चीज को। मौतें भी हुई थी उस समय, आपको ये इसको मंजूर छोड़- नहीं इसको छोड़ है, देते हैं, मंत्री जी, इसको आपको ये छोड़ देते मंजूर हैं। नहीं है तो हम वापस ले लेते हैं। मंत्री जी उस समय बहुत सारे किसान मरे भी थे, इसको छोड़ देते हैं। आप रोड में बता रहे थे कि किसानों की भलाई के लिए क्या काम किया हरियाणा सरकार। किसानों की भलाई के जी। लिए मैं बताता हूं जी, आपको। किसान की भलाई के मैं ये नहीं कहता कि भारत का किसान बहुत अमीर है। डाटा है भारत सरकार का। हरियाणा का तो है। नहीं, हरियाणा का भी अमीर नहीं है। छोटा किसान अमीर नहीं है। 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का किसान की दशा मैं समझता हूँ, गांव में रहता हूँ। जी, वो सम्मान के लिए कृषि करता है और मजदूरी करते हुए उसको लज्जा आती है, वरना उसके परिवार की सारी आमदनी लगाई जाए तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा में सारे देश का औसत 27 रुपए, हरियाणा में 100 रुपए आ जाएगी। उनके लिए क्या कुछ किया है वो बताइए। उनके लिए मुझे टाइम दीजिए। उन किसान की हालत पूरा को टाइम। सुधारने के लिए करना क्या चाहिए? पहली बात तो किसान को साहूकार के चंगुल से निकालें, सस्ती पूंजी दें। जितना केसीसी के ऋण अब बढ़े तक कुछ निकले हैं साहूकारों के चुंगल से? बहुत, मैं बताता रहता हूं आपको, सुनिए। केसीसी बनवाई, अत्यधिक खाद डालते थे उनके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए। सारे देश के अंदर मोदी जी ने थोड़ी राशि है 6,000 रुपए साल की, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे किसानों को ये राशि भी सहायता देती है। खाद के रेट पिछले कितने सालों से देखिए वही स्थिर हैं। 270-72 रुपए का यूरिया, आज से 10-15 साल पहले भी वही रेट था, आज वही रेट है। जबकि यूरिया की लागत 1,600 रुपए आती है। डीएपी का आयात हमने किया 3,800 रुपए का, क्या 13,500 किसानों रुपए को तो बेचते लाइनों में हैं, लगना 2,500 रुपए पड़ा सब्सिडी देते हैं। 2014 में किसानों के खाद की सब्सिडी 40,000 रुपए DAP को थी, लेकर वो बड़ी बढ़ा दिक्कत करके है। हमने वही 2 लाख तस्वीरें करोड़ आपने रुपए, भी देखी होंगी, 2 लाख लंबी-लंबी करोड़ रुपए लाइनें ज्यादा लगती की सब्सिडी दी। बिजली के रेट आप देख लीजिए, ट्यूबवेल में का हरियाणा के 6,500-7,000 ट्यूबवेल को 2,000 रुपए साल की बिजली का खर्चा है। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है 25-30 हजार है, और पंजाब में देख तो वहां तो फ्री है। बहुत खर्चा बहुत बढ़ गया है। सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देश में हम देते हैं जी। सबसे ज्यादा मंडियों की खरीद जो फसलों की करते हैं हुड्डा साहब वो कहते हैं हरियाणा कि करता इतना है। कर्ज बढ़ा दिया आप लोगों ने। ये सारी चीजें मतलब पूरे प्रदेश को मैं कर्ज आपको में बताता डुबो हूँ, दिया। मैं आपको ये- बताता हूँ, आप अपनी टीवी का किसान का सम्मेलन कीजिए। हमने किसानों को कहा है कि भाई परंपरागत कृषि को कम करो, धान गेहूं के चक्कर से निकलो, आप बागवानी की तरफ आइए, पशुपालन की तरफ आइए, मशरूम की खेती करिए, शहद का काम करिए, मछली पालन करिए। और वो किसान हजारों किसान ऐसे हैं जो आपके सामने मैं बैठा दूंगा और वो ये कहेंगे हाँ। उनके लिए तो आपने इनाम की भी घोषणा कर रखी है कि 7,000 रुपए शायद वो कुछ अलग से राशि देंगे, धान की फसल के अलावा कुछ रोपेंगे तो। नहीं, वो तो हमारी नीति है, हमने नीतियां बना करके काम करते हैं। लेकिन बहुत मैं दूसरी बात जानना चाह रहा था कि आपने जैसे बताया कि डीएपी का भाव 1,600 हो गया, बिजली महंगी हो गई, ये मैं- चीजें सब कुछ तमाम हो गया, चीजें- लेकिन किसान को हमने कोई रेट नहीं बढ़ा। हरियाणा पहला नहीं, प्रदेश किसान होगा। जो गरीब लोग आप- हैं जिनको आप- मोदी जी 6,000 रुपए मुझे- साल के दे मुझे रहे हैं, एक बात सुनिए। उससे वो पूरा कैसे करेंगे? 6,000 रुपए में होता क्या है साहब? मैं कहता हूँ 60 लीटर डीजल आएगा। राशि कम है, लेकिन किसान को जो चीज उसकी इनपुट की कॉस्ट है, यूरिया का है, डीएपी का है, बिजली का है, सब कोशिश की। पानी उसका लगभग फ्री है, 85% सब्सिडी हम ये देते हैं किसान को कि भाई आप सिंचाई करो तो पानी हमारे हरियाणा के अंदर कम है, उसको बचाइए। पानी उसके लिए हम ड्रिप लगाइए, आप इजराइल की विधि से, आप माइक्रो इरिगेशन करिए, आप फवारा के सिंचाई करिए, तरह तरह के जो काम है वो करिए। और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ से देखिए 11 सेंटर हमने बना रखे हैं बागवानी के, इजराइल के साथ रख के। उन सेंटर के अंदर हम किसान को बीज अगर अपना लेता है तो 50% सब्सिडी पे पौधा बना के देते हैं। मल्चिंग करो, बम्बू स्टैकिंग करो, पॉली हाउस लगाओ, नेट हाउस लगाइए। और दूसरा,
हरियाणा के किसानों को मैकेनाइजेशन करने के लिए हमने 800-900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है पिछले 3-4 साल में, जिससे कि 50% सब्सिडी हम उसमें देते हैं। दूसरी एक चीज और है कि यह सही है कि 2 एकड़ का फार्मर, 3 एकड़ का फार्मर ना तो मशीन ले सकता, ना ट्रैक्टर ले सकता, उसकी परचेजिंग पावर कम है, भाव उसको अच्छा मिलेगा नहीं क्योंकि उसका प्रोडक्ट थोड़ा है। हमने 683 एफपीओ बनाए हैं। हम किसान भाइयों से कहते हैं, भाई देखिए, एक किसान की 2 एकड़ 3 एकड़ में आप तरक्की नहीं कर सकते, आप सामूहिक खेती करिए, 400 एकड़ 500 एकड़ का इकट्ठा हो जाइए। जो काम करना, आपको आलू बोना है, मशरूम के प्रोजेक्ट करना है, या कोई प्याज लगाने हैं, या कोई भी काम करना। ये बात अगर माननी होती तो फिर वो कानून क्या पूरे थे जो वापस लिए गए? अभी हमने जो है बहुत सारे एफपीओ बन चुके हैं, तो इस तरह से किसान प्रगति कर रहे हैं। इस तरह के किसानों को, दूसरी बात ये हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि पानी की कमी है, कि धान को छोड़ोगे तो 7,000 रुपये हम सब्सिडी देंगे। एक धरती में ज्यादा उर्वरक शक्ति कम हो रही है, हमने कहा कि मूंग की खेती करोगे तो 4,000 रुपये दे देंगे। एक जो है धान पे ज्यादा पानी खाता है, हमने कहा कि डीएसआर से बीज से बिजाई करोगे आपको 4,000 रुपये एकड़ दे देंगे। ये एजुकेट करने के लिए चीज है। किसानों को हम बता रहे हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, और हरियाणा का किसान बढ़ भी रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी, हमने पिछले 30 साल के अंदर 28,000 एकड़ जमीन ठीक की है, जिसमें ये सेम की धरती थी। हरियाणा में कम से कम 7, 8, 10 लाख जमीन ऐसी है जिसमें सेम आ गई है, नीचे का पानी आ गया, खेती नहीं हो पाती। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर हमने 20,000 एकड़, पहले 30 साल में 28,000 एकड़ की थी, हमने 6 महीने में 20,000 एकड़ ट्यूबवेल लगा के उसका पानी तोड़ के उसकी जमीन को ठीक किया है। तो इस तरह मच्छी का काम मैं बताता हूँ, आपके ज्ञान में नहीं होगा। हरियाणा के अंदर ना तो कोई तालाब है, ना कोई बड़ा जल का स्रोत है। उस मंत्रालय का तो कुछ काम ही नहीं दिखता आपको, मत्स्य वाले को। वो आपको नहीं दिखता होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। 2,500 करोड़ रुपए की मच्छी पैदा करता है हरियाणा, आपको जानकारी नहीं होगी। और पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर हमने नया काम किया है जी, जो खारे पानी की जमीन है, जिसमें सिर्फ बारिश से फसल होती थी, कभी 2-3 साल में एक फसल होगी बाजरा की, उस इलाके के अंदर हमने किसानों को ट्रेनिंग दिलवाई, उनको दिखवाया फार्म पे, और जो झींगा का उत्पादन शुरू किया है। 2.5 एकड़ के फार्म पर एक किसान, लागत आती है 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, 9 लाख 10 लाख रुपए हम उसको सब्सिडी देते हैं। 6 महीने के अंदर 60 टन से लेकर के 12 टन तक का उत्पादन किसानों ने लिया है, और 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का किलो का उन्होंने माल बेचा है। और मैं आपको 400-450 किसान हमने तैयार किए सिरसा में, 103 किसान किए मेरे क्षेत्र में, झज्जर में, रोहतक में 1000 किसान तैयार कर चुका हूँ। और ये 1000 किसानों ने 6 महीने के अंदर 10 लाख रुपए 2.5 एकड़ में कमाए, 4 लाख एकड़ की आमदनी की है। तो हम किसानों को आय दुगनी से ज्यादा, दुगनी 10 गुनी कर रहे हैं, अगर जहां हो सकती है। लेकिन अगर आप कहोगे, हमारी जो किसान धीरे धीरे प्रेरित कर रहे हैं कि आप भाई बागवानी करिए, आप मशरूम की तरफ जाइए, आप डेयरी का काम करिए, आप मछली का काम करिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप गेहूं और बाजरा बोते रहेंगे, धान बोते रहेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने बहुत सारे काम ऐसे गिना दिए कि सरकार की योजनाएं जमीन पे चल रही हैं। हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर गौरव शर्मा हैं, ये भी पेशे से किसान परिवार से आते हैं, सफीदो गांव है इनका। लेकिन जो किसानों की हालत, अभी हम अपने प्रदेश की बात करें, क्या मानते हैं? दलाल साहब कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतरीन काम किसानों के लिए की है, रोजगार का एक बड़ा जरिया है। आप क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में भी जिस तरह से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो कितना सहमत हैं सरकार की नीतियों से? खासकर युवा जो उद्यमी हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का शुक्रिया करना चाहता हूं कि हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए। साहब हमारे साथ बैठे हैं आज, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। देखिए, कभी कभी नई चीज़ अपनाने के लिए कोई ना कोई एक खिलाफत थोड़ी सी होती है, बट अगर उसको लंबे समय के लिए देखा जाए या लंबी उसकी इमेज देखी जाए तो वो बहुत फायदेमंद रहती है। मैं जब बचपन में छोटा था, मैं अपने दादा के साथ बैठता था, अपने बाबा के साथ। वो हमें हमेशा यही सिखाते थे कि धरती हमारी माँ है,
और हमें स्कूल में भी ये सिखाया जाता है कि धरती हमारी माँ है, भारत माता की जय। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चालू करी है, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर साइकिल की है। हमने ये मुहिम चालू करी है। इस मुहिम से भारत सरकार ने हमको बहुत मदद करी है। इस प्रकार मदद करी है कि आज हम अपने डीलर द्वारा लोगों को बनाते हैं और उन्हें लड़कों को यंग एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, ताकि वो रोजगार बढ़ाए देश के अंदर। ये बड़ी चीज है। और रोजगार की बात आती है, दलाल सर एक और बात लगातार, क्योंकि अमूमन जब टिकैत साहब से उस दौर में बात होती थी तो मैंने ये पूछा था कि भाई साहब ये बताइए कि ये किसानों का केवल यही मुद्दा दिखता है आपको और अभी से दिखता है, ये जो बिजली है, ये जो पानी है, इरिगेशन की बात करें अभी भी, चाहे मेवात में आप चले जाइए, पलवल का एरिया चले जाइए, सिरसा का एरिया चले जाइए, वहाँ जो खेती का पानी चाहिए, हालांकि आपके इलाके में काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लोहारू भिवानी इस तरफ, ये तारीफ के काबिल है, लेकिन अभी भी बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ किसान को अपनी खेती के लिए पानी की ज़रूरत है और वहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए, हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ कि अपना कोई जल स्रोत नहीं है। हमें जो पीने का पानी है, आधे हरियाणा को नीचे से सबसॉइल पर तो पीने का पानी भी प्रबंध करना पड़ता है, सिंचाई के लिए करना पड़ता है। हमारा भाखड़ा से कुछ हिस्सा मिलता है और जो सीजनल पानी जमुना से आता है इससे है। तो पानी को बढ़ा तो हम सकते नहीं। एसवाइल के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो अभी संघर्ष कब खत्म होगा आपका एसवाइल? ये राजनीति होगी, दुर्भाग्य है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और वो पंजाब के मेरे जितने भी भाई हैं, मुझे अब उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल जी मेरे जिले के रहने वाले हैं और मैं समझता था कि सबसे पहला काम ये कहेंगे कि मेरी जन्मभूमि है हरियाणा, दक्षिण हरियाणा से वो हैं, प्यासी धरती है और मैं न्याय करूंगा। देश का बनना है। केजरीवाल को तो तब मनाएंगे एसवाइल का पानी जब पंजाब में जो आपके बीजेपी वाले उनको मना लीजिए, वही समर्थन में नहीं खड़े होते आप। नहर का निर्माण शुरू कर देना चाहिए था। और मैं एक चीज और कहता हूँ कि ये जल है, वायु है, धरती है, इसमें किसी प्रांत का कब्जा नहीं है। ये सारे देश के दलाल साहब, संसाधन, इनको निर्माण शुरू कर देना चाहिए था। जो पाकिस्तान में पानी बादल की सरकार आपके समर्थन से पंजाब में चल रही थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तब तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। तब हमने, मेरी बात सुनिए, हमारे मनोहर लाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला था, एजुकेशन का केस डला हुआ था और एजुकेशन का केस जो आया है अभी, केस तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब फैसला हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये जो नहर बननी है और ये या तो आपने अपनी तरफ की नहर बना ली। सुनिए, आम आदमी पार्टी का तो पंजाब सरकार ने, और मैं तो खुद हरियाणा की नहर बन गई। आंदोलन के दौरान भी मैंने कहा था, नहीं हरियाणा ने नहर बना ली। मैंने आंदोलन के दौरान कहा था कि सारे किसान संगठन, किसान तहसील बने हुए हैं और हरियाणा के बहुत सारे लोग बैठे थे कि भाईचारा है हमारे पंजाब से। मैंने कहा था कि आपका भाईचारा मंजूर, आप एक मांग और भाईचारा होता तो अलग होता ही नहीं स्टेट। आप एक लाइन जोड़ दीजिए आपकी सारी मांगों के अंदर कि एसवाइल का पानी भी हरियाणा को मिलेगा। उन्होंने कहा ना भाईचारा ना तोड़ो, एसवाइल बाद में बन जाएगी। अब मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। लेकिन ये शुद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, पानी का मुद्दा है, पाकिस्तान में पानी चला जाता है। अगर हमारा वो तो कह रहे हैं चंडीगढ़ भी हमारा है, आप तो एसवाइल की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ लेने की भी बात कर रहे हैं। वो तो मैं कहता हूं चंडीगढ़ तो यहीं रहना है, कहीं जा नहीं रहा। मुद्दा किसान के लिए है, मैं किसानों का मंत्री हूं, मैं पानी की बात करता हूं कि हमें पानी मिलना चाहिए। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों को धान छोड़ देनी चाहिए, अब बुआई करने से बचना चाहिए, बागवानी की तरफ आना चाहिए। तो बागवानी की तरफ किसान आएंगे कैसे? बागवानी की तरफ ये तो वैसा मामला है कि मैं कल तक एक मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। बताता हूँ, मैं कल तक किताबों से पढ़ रहा था, आपने कहा आईपैड से पढ़ो। आईपैड मिले तो सही, आईपैड दे दिए सरकार ने। मैं ये नहीं कहता, चलाना नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि आप एक रात में ओवरनाइट चेंज हो जाइए। मैं किसानों से कहता हूँ भाई धीरे धीरे परिवर्तन करिए, प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दीजिए। अब हमने प्राकृतिक खेती पे जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उसको कम करने की कहा है। हम श्रृंखला की तरह नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा गोमूत्र और गोबर का प्रयोग बढ़ाना है। नहीं, हमने कहा है कि आप सीखिए, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसको जीवामृत, घनामृत बनाने की ड्रम की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जो देशी गाय पालेगा उसके खाते में 25,000 रुपए सीधे। बागवानी पे कैसे आएंगे? बागवानी पे तो सुनिए, फिर हम कहते हैं कि आप बागवानी करिए,
दक्षिण हरियाणा में खजूर की खेती करना चाहता है, 1.5 लाख रुपए एकड़ की सब्सिडी दे रहा हूं। सब ये फलों बड़ी पे बात है सोलंकी जी। और फलों पे आप कोई बागवानी 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा हूं मैं। मल्चिंग पे, पॉली हाउस पे सब्सिडी दे रहा हूं मैं। और उनको किसानों को तरह तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैकेनाइजेशन के लिए, मशीनों के लिए, क्या ट्रेनिंग इसको के लिए। ऐसे समझें कि किसानों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है या जानकारी का किसानों को अभाव दे है? रहे हैं। आपको पता ही नहीं बागवानी का बजट मुझे जो था, सच में नहीं पता है, मुझे सच में नहीं बिल्कुल पता है। 200 करोड़ रुपए से बागवानी का बजट हमने 850 करोड़ रुपए कर दिया है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर मुझे नहीं पता है तो किसानों तक कैसे पहुंचेगी ये बात? हमारे किसानों को मैं बताना चाहता हूं भाइयों, आपके पास दिल्ली मार्केट है, सब्जियों की डिमांड है, फलों की डिमांड है, आपका प्रोडक्ट दिल्ली में बिकेगा, अच्छे भाव बिकेगा। अब एकदम से नहीं, 10 एकड़ का तो आप किसान वो अब देखिए समझ वही नहीं वाली पा बात रहे फिर हैं। वही आ गई। वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं। देखिए टाइम लगेगा। जो फसल सड़कों पे मैं फेंकी कहता जाती हूं, है यहाँ हरियाणा के गाँव में, समझ रहे हैं। दिल्ली में 40, 50, 60 रुपए मिलती है। आज आप, मैं कहता हूं कि 200 करोड़ का बजट था, वो खर्च नहीं होता था। आज हम 800 करोड़ का बजट खर्च रहे। किसान, हमारा टारगेट यह है अगले 5 साल के अंदर हरियाणा के 15% जमीन के अंदर बागवानी हो, फलों की खेती हो। हमारा टारगेट है, मेरा टारगेट यह है कि अगले, आपको इंडिया न्यूज को बताता हूं, 10,000 ऐसे बच्चे किसानों के बेटे 2.5 एकड़ के अंदर 1 साल में 20 लाख रुपए की कमाई करवाने का वायदा करता हूं। मैं किसान भी और एंटरप्रेन्योर भी हूं। आपके टीवी को दिखाऊंगा, इकट्ठा करके दिखा दूंगा ये बच्चे हम प्रॉपर कवरेज करेंगे जिस दिन आपने ये काम करके दिखा दिया। दलाल साहब, एक बहुत मोटी सी और सीधी बात पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ये नसीहत या उनका कैरियर किसानी में बनाने के लिए कहेंगे? मैं खुद किसान में हूं। मैंने दोबारा से किसानी जितनी शुरू की। चुनौती है, मैंने जितनी सुनी, दिक्कत है, जितनी इनकम नहीं मैंने है। सरकारी नौकरी की, मैंने बिल्डर का काम किया, मैंने इंजीनियरिंग का काम किया, मैंने और व्यापार किए, मेरा स्कूल भी है और चीज है। उसके बाद मैं वापिस आके 200 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। और आपको बताऊं कि मैं सारी खेती सब्जियों की करता हूँ। आप तो बड़े किसान हो गए, मैं बड़े छोटे नहीं, किसान मैं छोटे किसान को कह रहा हूँ कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आप सामूहिक खेती करिए, मिलकर कोऑपरेटिव खेती करिए। मैं आपको 90% सब्सिडी दे रहा हूँ। 3 करोड़ 4 करोड़ जो आपको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, गोदाम के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, बीज के लिए, मैं दे रहा हूँ। देखिए मैं इस बात में एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। आप सब बहुत बड़े हैं और मैं एक यंग लड़का हूँ। नहीं गौरव जी, आप- मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि सर एकदम ठीक कह रहे हैं। आज की डेट में देखिए कि बहुत सारे नौजवान युवक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी मार्केट के अंदर नहीं देखी, जो कि आज देख रहे हैं। वो क्यों बढ़ रही है? वो भारत सरकार के सहयोग से ही बढ़ रही है। आज अगर आपने अभी ये सवाल पूछा है कि आप क्या अपने बच्चों को या अगली पीढ़ी को फार्मिंग सजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं ये कहूँगा कि अगली जनरेशन या अगली पीढ़ी बिल्कुल तैयार है फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में ही एक अच्छी मार्केट बन रही है डे बाय डे, और सरकार उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। चलिए, बड़ी अच्छी बात देखिए, है। मैं आप वैसे सरकार भी का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, प्राकृतिक की भी है, नेचुरल है। और मुद्दा पैदा करना नहीं है, मुद्दा मार्केटिंग का है। मेरे किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको सही माल बिकता नहीं, उसका जब प्रोडक्शन आता है तो भाव गिर जाते हैं। जो एग्रीगेटर हैं, बिचौलिए हैं, उसको निचोड़ देते हैं। पूंजी की जरूरत होती है तो उसको ब्याज लगता है। इस इतने सालों से उसको शोषण होता गया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं कोई हमारे व्यापारी भाई है या आड़ती, उनके खिलाफ नहीं है। आप एक देखिए, जो किसान खेती करता है वो तो कच्चे घर में रहा, और किसान का जो प्रोडक्ट बेचता है दुकानदार, उसके पास लंबी गाड़ियां हैं, लंबे लंबे 3-3 मंजिल की कोठियां होगी जी। तो किसान को माल बेचना नहीं आया। किसान जब अपने प्रोडक्ट को बेचना सीख लेगा, समझो कि किसान की जीत हो जाएगी। और दूसरा एक और चीज कहता था, कब मैं पिछले 15 दिन पहले ब्राजील गया था। हमारे यहाँ से गाय गई, गुजरात से गिर गाय 5 लीटर की गई थी, आज वहाँ 25 लीटर की एवरेज है दूध की। अब किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए अगर वही गाय ला करके 50 गाय 100 गाय की, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर है वो, वरना 2-2 एक गाय का भी खेती कर लेंगे, खर्चा उतना ही रहेगा। मैं कहता हूँ कि इसको किसान जो सीखता क्यों नहीं है? आप जो कह रहे हैं किसान सीख ले, आप कई वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि किसान, अब मैं बता रहा जागरूकता की हूँ कि दिक्कत। जो सब्जी का उगाने वाला किसान है हरियाणा में, उसको जो सब्जियां उगाता है किसान, जी।
यहाँ कुछ भाव में बेचता है, कई बार सड़कों पे फेंकनी पड़ती है सब्जियां। आप मेरी दिल्ली बात में सुनिए, आसमान छू रही है रेट सुनिए, उसके। बात सुनिए। यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर भाई, कब सीखेगा मेरी किसान? बात- क्यों नहीं सिखाते आप किसान को? पहली बात तो किसान को सब्जियों के फलों के लिए हम सब्सिडी देते हैं, शुरुआत बीज पे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात सब्सिडी सुनिए, बहुत दे रहे हैं, दो उसमें कोई लाइन- डाउट नहीं है। दो लाइन सुनिए। ड्रिप इरिगेशन ले देते हैं, पैदा करने के लिए उसको सहायता देते हैं। प्राकृतिक आपदा हो तो हरियाणा पहला प्रदेश है जो बागवानी और फूलों फसलों का इनका फलों का बीमा हमने कर दिया। हरियाणा पहला प्रदेश है कि किसान की बागवानी की फसल खराब होगी तो बीमा जी। ये फल खराब होगा तो बीमा। उसके बाद हम भावांतर भरपाई है, एक लेवल फिक्स कर दिया कि आपका एक लेवल से नीचे का भाव है, मंडी से रसीद ला दीजिए। अगर हमने 10 रुपए भाव फिक्स किया है, 2 रुपए में बेच के आप आओ, 8 रुपए हमारे से डीबीटी से ले लो। हमने हर जगह कोशिश करी है कि किसान की सहायता करें, लेकिन दुर्भाग्य रहा है मेरे मंत्री बनने के बाद में कि कोरोना का संकट आ गया, हम चीजों को दूसरी चीजों में भटकते रहे। नहीं, इतना डिजिटलाइज कर दिया आपने, अब मोबाइल पे जानकारी जाती है हाँ, किसानों के पास। हर चीज हम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो सही भाव में बेचना सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? बढ़ रहा है। उसको जो हम बढ़ भावांतर रहा है। हमने 14 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले हैं। ओहो। भावांतर भरपाई सुनिए, किसान बाजरे के सीखता समझ क्यों नहीं है? मैं तो ये डाले। जानना चाह रहा राजन जी हूँ, का सवाल ये है कि दरअसल जागरूकता की किसान ये कमी सीख क्यों नहीं इतनी पा क्यों रहा है? है? किसान को फायदा आपने मिल रहा है। भरपूर काम किया, योजनाओं में कमी नहीं है। किसान को अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता, जब पड़ोसी तक कोई चीज पहुंच जाती है तब वो कान खोल के उसकी सुनता है। ये किसान है, किसान हूँ। हमारे किसान की तो ऐसा लगता नहीं है कि 2-4-5 सैंपल आपको हर ब्लॉक से उठाने चाहिए कि भैया इनको 5 लोगों को ट्रेंड करो और ये फिर पूरी नहीं, हमने पंचायत में वो कर रखा बढ़ाएंगे? है। हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बढ़ाया है, हमने प्रोग्रेसिव किसान को इनाम देने की योजना बढ़ाई है। प्रदेश का सबसे अच्छा किसान होगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। अब जैसे शर्मा जी जो काम मैं जो- ई व्हीकल बना रहे हैं ना, जो किसान- इनके ई व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होगा। मैं कहता तो जो हूं- आदमी इस्तेमाल और करेगा वो पड़ोसी को बताएगा कि भाई साहब ये बात अपनी नई कहता बाइक हूं, खरीद लो। मैंने कल 4 दिन पहले बात की, हमारे कनाडा के कुछ एम्बेसी से लोग आए। मैंने कहा कि जो किसान आज दुनिया में पॉल्यूशन का मुद्दा है, कार्बन क्रेडिट का मुद्दा है, कार्बन जो क्रेडिट किसान को वो कार्बन क्रेडिट का पैसा हम उनसे लेके आए किसान को, जो प्राकृतिक संसाधन से करेगा, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, हर दिशा में काम हो रहा है। किसानों को उसका फर्क भी लग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सबको हो गया, लेकिन किसान ऐसा काम है कि बहुत धीमी गति से चलता है। ये रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, आर्थिक हालात कमजोर है, और धीरे 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 प्रेरित कर रहे हैं। जब पड़ोसी को फायदा देख लेता है तब वो प्रयोग अपने ऊपर करता है। और मैं किसान भाइयों को एक चीज कहता हूँ, नमन करता हूँ, इस कोरोना के संकट में इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया है तो हिंदुस्तान के किसान ने बचाया। सारे कारोबार, पानीपत की फैक्ट्रियां बंद हो निश्चित रूप गई, से, एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो सही, गया। निश्चित रूप से ठीक कृषि कह रहे एक हैं। ऐसी चीज थी 3.8 हाईएस्ट जो रेट से उन्होंने पसीना बहाया, मेहनत की, हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। चलिए, और ये बड़ी बात बताइए एक्सपोर्ट आपने। सबसे ज्यादा मंत्री हो जी रहा आप है। कह रहे हैं लगातार, राजन जी ये मंत्री जी ने इतनी सारी उपलब्धियां गिना दी हैं किसानों के लिए, देखिएगा जो भी कुछ धुआं निकल रहा है इधर, देखिएगा। योजनाएं जो जमीन पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन चीजें अच्छी हो रही हैं। कुछ राजनीतिक परिदृश्य की मंत्री जी से बात हो जाए। अभी कुलदीप बिश्नोई जी को ज्वाइन करवाया है आपने, तो ये कांग्रेस कह रही है दरअसल आप ना तोड़ देते। राहुल गांधी का भी बयान आया है कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं आप लोग ना, बीजेपी वाले। महाराष्ट्र का वो एग्जाम्पल देते हैं और दूसरी जगह का एग्जाम्पल देते हैं, डरा देते हैं, लालच देते हैं। इस तरह से पार्टी जो विपक्ष है उसे तो खत्म करते जा रहे हैं और अपना कारवा बढ़ाते जा रहे हैं। सुंदर जी, मुझे 40-45 साल का 50 साल का तजुर्बा है राजनीति का। मैंने वो भी वक्त देखा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री साउथ में गए, उस मुख्यमंत्री की शक्ल पसंद नहीं आई तो सरकार को डिसमिस कर दिया। हम किसी को तोड़ नहीं रहे, लेकिन घुटन जो कांग्रेस की नेतृत्व है आज उसके पीछे जन समर्थन नहीं है, ये सबको पता है। और मैं इस नहीं, देशवासियों को घुटन धन्यवाद करता हूँ। देश- और सुनो, जो घुटन कांग्रेस तो वाले छोड़ के बीजेपी आते वालों को- हैं, चाहे सिंधिया जी आए या कुलदीप जी आए या यूपी में आए, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग छोड़ के जो बिल्कुल थे कि कब तक ये गुलामी की प्रवृत्ति रखेंगे कि एक परिवार की भक्ति करते रहे। क्या भारत के 140 करोड़ लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है? क्या इनके अंदर चुतरे लोग हैं, इनके अंदर इनके बच्चे इनमें सक्षम नहीं है? क्या ये देश को नहीं संभाल सकते? एक ही परिवार, एक ही कांग्रेस परिवार, ने एक ही संभाला परिवार। नहीं 40 साल 50 साल, कांग्रेस 60 साल।
आपसे पहले तो कांग्रेस ही संभाल रही थी देश को। मैं कहता हूं कि जो संभालती थी कांग्रेस ने आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को बंधक बना दिया कि कुछ परिवारों का ही सत्ता में हाथ में रहेगी, देश में एक परिवार रहेगा, हरियाणा में एक परिवार रहेगा, यूपी में यादव परिवार रहेगा, हरियाणा में तो कई परिवार हैं, हरियाणा में एक परिवार का एक बार में एक परिवार का तो साथ भी ले रखा है दलाल साहब, सरकार चला रहे मजे से 3 साल से। देवीलाल परिवार का तो आप साथ लेके ही चल रहे हो। मैं तो दूसरा परिवार आपने शामिल कर लिया, तीसरा ही बचा है बाहर। हाँ, परिवार छोड़े ही नहीं। यहाँ नड्डा साहब खुद कहते हैं क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे आप। एक चीज में देश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो इस बात को समझ गए हैं कि परिवारवादी पार्टियों से देश का भला नहीं होना। एक हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हो अगला अध्यक्ष कौन होगा, हरियाणा का अध्यक्ष कौन होगा। ये तो आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता हमारा जो काम करता है कोई भी बढ़ सकता है। इसमें सही लोकतांत्रिक, लेकिन जिसे बनना होगा वो तो सेट कर रहा होगा ना। नहीं, मैं कहता हूँ सही लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ है। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मुलायम सिंह की पार्टी का अध्यक्ष कौन, इसके बाद जो नहीं मुलायम सिंह साहब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह को अपने बेटे के बारे में नहीं पता था। जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनका सबको पता है, उनके बेटे होंगे या ठीक है। रिश्तेदार होंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा है, ये विपक्ष सवाल उठाता है, कोई मंडी आपने सुना है, कोई सपनों की मंडी बना रहे हैं, वो कई साल हो गए बताते हैं। कन्नौर के अंदर सोलंकी जी मुझसे कह रहे थे के अंदर भारत की सबसे बड़ी मंडी हम बना रहे हैं। कब तक बनेगी? 550 एकड़ की। इसका टेंडर हमने 2 महीने पहले कर दिया था और 2500 करोड़ रुपए की बिड। शुरुआत कब कर दी है? मेरी बात सुनिए, हर चीज का जवाब है मेरे पास जी। 2500, हमारा एस्टिमेट 2200-2300 करोड़ रुपए का था, 2500 करोड़ की बिड आई, 2 ठेकेदार आए जी। एक मौका और ट्राई करके देखते हैं कि शायद 3 या 4 ठेकेदार आ जाएं ताकि सरकार का कुछ पैसा 50 करोड़ 100 कितने साल हो गए ये नहीं, ये को? मंडी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी और बिल्कुल ये सपना कब देखा गया? ये मंडी बन रही है और किसानों को ये नहीं है। हम एप्पल 150 करोड़ रुपए की एप्पल की मंडी लगभग चालू होने को है। यहाँ फूलों की मंडी गुड़गांव में हम कर रहे हैं, मसाला की मंडी सारसा गांव है सोनीपत में कर रहे हैं, बहुत सारी मंडियां बना रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज का, वेयर हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। किसान का माल बिकेगा, किसान का माल का अच्छा उपज मिलेगी और जो 25-30% उसकी उपज खराब हो जाती है वो राष्ट्रीय नुकसान है, उसकी बचत होगी तो बहुत अच्छा किसान को फायदा होगा। और ये जो मंडी बनेगी कन्नौर के अंदर, मैं कहता हूँ। लेकिन ये नहीं बताया आपने बन कब से रही है कन्नौर वाली मंडी? कन्नौर की मंडी का 2 साल का हमने टाइम रखा है बनाने का। टेंडर अगले 1.5 महीने 2 महीने में फाइनल हो जाएगा और फिर आप देखना इससे अच्छी मंडी हिंदुस्तान में कोई नहीं। चलिए, आप किसानों पे दोबारा आ गए। एक और सवाल सर, ये जो राजन जी ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, ये जागरूकता वाला विषय है ना। आप बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी जानकारी समय लगता है, आप कहते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, किसान किस मात्रा में इस्तेमाल करे, क्योंकि ज़मीन को भी नुकसान कर बैठता है, अपनी खेती को भी नुकसान कर बैठता है और इन्वायरमेंट का तो ज़्यादा नुकसान कर देता है। इसके लिए भी कुछ ऐसी योजना है? मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे हरियाणा से मैं समझता हूँ कि 50% जो किसान हैं लैंड ओनर हैं, 50% किसान है ठेका पड़ता है। ठेके पे जो लेता है वो 20,000, 30,000, 50,000 रुपये में एक साल के लिए लेता है। जो बोता है वो बेचारा कोशिश करता है कि 1 कट्टा खाद डालना है तो इसको 1.5 डाल दूँ, क्योंकि उसको 1 साल का ओरिजिन है, उपज बढ़ानी हो। तो ये समस्याएं हैं। हम इसके लिए कोई तरीका सोच रहे हैं कि जिससे कि उनको सुरक्षा मिले। और दूसरी ये है कि दवाइयाँ बेचने वाली कंपनी है, जगह जगह उनके एजेंट हैं। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सरकारी 700-800 एडीओ हैं, 700 हमने नए आउटसोर्सिंग से लगा रखे हैं, उनसे सलाह लेकर के डालें। ज़्यादा खाद डालने से, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से उपज अच्छी नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, दरा भी खराब होती है, धरती भी खराब होती है, क्वालिटी भी गिरती है। और इसकी हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी सलाह माने। आयशा के डायरेक्टर हैं गौरव शर्मा और बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल में बहुत काम है, एनवायरनमेंट को लेकर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। ये जो जागरूकता की कमी होना कितना नुकसान कर देता है, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे किसान की और चाहे ज़मीन की? देखिए, मेरा ये मानना है इस समय पे कि कुछ भी चीज़ जब परिवर्तन होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो समय लगता है। वो एकदम से अगर लोग अपना ले तो वो ठीक नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये परिवर्तन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए जो परिवर्तन की बात है और एक्सेप्टेंस की बात है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कब होंगे, कैसे होंगे, वो धीरे धीरे ही होगा।
मैं ये मानता हूं कि आज के डेट में भारत सरकार जो पॉलिसीज बना रही है इस चीज को बढ़ाने के लिए, जैसे मेक इन इंडिया है, हाँ, हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, उस प्रकार मैं ये मानता हूँ धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, और प्रधानमंत्री खुद और नितिन गडकरी जी खुद ये बात बोलते हैं कि भारत देश 2030 तक 80% 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे। तो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और मेरे ख्याल से आने वाले हम 4-5 सालों के अंदर ये जरूर देखेंगे कि यातायात के अंदर बहुत बदलाव आएगा जो इलेक्ट्रिक के लिए आएगा। और हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल अच्छी चीज है, ये सबको पता है कि कैसे कार्बन लेस एमिशन है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी आपसे, क्योंकि ये आप ना अमूमन क्या होता है जब हम आप लोगों से सवाल करते हैं कि 3 साल में कितना काम हुआ, तो 2 साल तो राजन जी ये कोरोना को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के अंदर मेरे महकमे में कृषि में कोई कमी नहीं आई, नहीं, अब देश में अब 2 इंफ्रास्ट्रक्चर साल के काम बचे में हुए कोई हैं। कमी नहीं आई। 4 गुना स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। अब 2 साल बचे मैं हुए। आपको काम गिनाऊंगा तो मुझे टाइम चाहिए, मैं आपको बता नहीं, देता हूं। टाइम तो आपने ये गिनाया सही है। काम और हम मान भी रहे, लेकिन एक ये जब आप चुनावों में अब हो 2 रहा है। साल ये लगभग सही बाद है कि जा रहे हैं। दुनिया के अंदर एक सेटबैक लगा, अर्थव्यवस्था को झटका लगा और नुकसान हुआ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त ये- दुनिया में चमकती ये हुई जो है। बचा हुआ अभी भी वक्त- लोग कहते हैं कि नंबर 1 ग्रोथ जो है हमारी जीडीपी मंत्री जी जो ये बचा हुआ वक्त है 2 साल का, क्या मतलब एक ऐसा क्या भरोसा देंगे प्रदेश की जनता को कि 2 साल बाद किसान की स्थिति, हरियाणा के किसान की स्थिति ये देख लेना और मैं इस पे वोट मांगूंगा। देखिए, हमारी दिशा ठीक है, हमारी नीतियां ठीक हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे, किसान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बार बार मैं आपको यहाँ बारिश में चल के इसलिए आया हूँ कि किसान के मुद्दे पे बात चल रही है। ये हम मैं बिल्कुल इसलिए आया हूँ कि मेरी ये बात हम सराहना करते हैं। इंडिया न्यूज इसके हरियाणा लिए की बात आपका करते हैं। धन्यवाद है। हर इसके लिए सप्ताह दिल से हर सप्ताह मेरी कोशिश होती है कि किसान तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ, और आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्दी और इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे ज्यादा गाँव में देखा जाता है, ये मैं आपको और से बताऊं। मेरे की जरूरत नहीं है, आप किसानों के पास जाएं। और मैं अपने हरियाणा वासियों से एक कहता हूं, किसानों से संबंधित भारत के किसी भी प्रदेश में अच्छी नीति है वो मुझे दिखाएं, मैं अधिकारी भेज के उससे बेटर नीति कराऊं। मैं खुद किसान हूं, मैं चाहता हूं बहुत तेज गति से हमारा जो किसान सुधरे, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरे, हरियाणा आगे बढ़े, और दलाल साहब हो भी रहा है। जी, दलाल साहब ने बड़ा भरोसा दिया हरियाणा की जनता को कि स्कीम, चाहे वो योजना है, चाहे वो धन की बात है, जागरूकता के लिए वो तमाम मंच ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि सरकार उनके लिए कितना काम कर रही है। बेहद शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। गौरव शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी ये हमारी